यस, हम CO2 का डिस्कस कर रहे थे। यस सर। यस, कंप्लीट हो गया था। यस सर। ये नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल यस वार्मिंग? सर। सर ग्लोबल वार्मिंग मेनली कुछ गैसेस हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। उनकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो सोलर इंसोलेशन है, सोलर रेज है अर्थ पर, वो आती तो यूवी रेज की फॉर्म में अर्थ में, और उसको उसका कुछ पार्ट अर्थ का जो सरफेस होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाद में उसे रिटर्न करता है शाम के टाइम पे। उसे बोला जाता है टेरिस्टेरियल लॉन्ग वेव इंसोलेशन, जो वापस जाती है। लेकिन वो जो रेज वापस जाती है वो जाती है आईआर रेज की फॉर्म में वापस जाती है। तो उन आईआर रेज को, उस आईआर रेज जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ग्रीन हाउस गैसेस, और उसका री इमिट जब करती है तो अलग अलग डायरेक्शन में करती है। उसका कुछ पार्ट तो वापस स्पेस में वापस चला जाता है, लेकिन कुछ जो हीट है वो अर्थ में ट्रैप्ड रह जाती है। उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे यहाँ पे राइज करता है, और राइज करने की वजह से जो हमारे जैसे ग्लेशियर्स वगैरह है वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। तो सर इसी धीरे धीरे यहाँ पे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था, तो उसमें इंक्रीज को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज होने की वजह से होता है, जैसे कि CO2, मीथेन, वाटर वेपर, इन सब के। यस, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा इमिशन CO2 के अकॉर्डिंग ही रहता है, क्योंकि CO2 इमिशन हमने डिस्कस किया था। CO2 की सबसे यस सर। ज्यादा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है प्रोसीजर मेथड? वही इंडियन एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा सर किए गए हैं। ऐसा एक एक पॉसिबल मतलब पॉसिबल जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है, उसमें जो पहला यहाँ पे है वो CO2 एमिशन को कम से कम यूज करने का है। उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है, उसमें जो एनर्जी स्टेप है, जहाँ पे CO2 जैसे रिलीज होती है जिन प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे हम यहाँ पे व्हीकल्स का यूज करते हैं तो उनको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे जो एनर्जी का सोर्स है जैसे पेट्रोलियम वगैरह को यूज किया जाता है, उसको ही यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे फ्यूल सेल या हाइड्रोजन जो इकोनॉमी है उसका यूज करें। सर एक तो अल्टरनेटिव भी हो सकता है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक जो बसेस होती हैं उनका यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो इस यस। वजह से इस तरीके से हम यहाँ पे जो CO2 एमिशन है उसको कम कर सकते हैं, और CO2 एमिशन जितना कम होगा उतना ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट। यस, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैसेस? सर ग्रीन हाउस गैसेस मेनली यहाँ पे CO2, मीथेन, वाटर वेपर, इस तरीके की गैसेस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ना, जनरली एक अगर हम यहाँ पे एक पॉली हाउस ले लें, एक पॉलीथीन का हाउस ले लें, जहाँ पे हम मेनली क्या करते हैं, सन रेज को पहले अंदर आने देते हैं और वो क्या होती है उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, हम बेमौसम, जैसे कि सर्दियों में अगर हमें गर्मियों की सब्जियां उगानी है या गर्मियों की फसलें उगानी, तो उसके अंदर उस तरीके का टेम्परेचर सेट किया जाता है। तो वहां पे इस तरीके से सब्जी उगाई जाती है, तो यही एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल पॉली हाउस होता है। यस, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या मेथड है, प्रोसीजर? सर ग्रीन हाउस गैसेस सर, एक तो CO2 है, तो CO2 को तो कंट्रोल करने का यही मेथड है कि CO2 एमिशंस के जितने भी सोर्स हैं उनको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया जाए, जिसमें मेन फोकस रहता है अपना इलेक्ट्रिकल बसेस को बढ़ाया जाए, या उसके अलावा हाइड्रोजन इकोनॉमी, जिससे हम यहाँ पे हाइड्रोजन इकोनॉमी का मेन यहाँ पे जो फायदा है वो क्या है यहाँ पे, कि अगर हमारा हाइड्रोजन को एक ग्रीन फ्यूल बोला जाता है, ग्रीन फ्यूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी ज्यादा मिलती है, और उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे H2O अपना बाई प्रोडक्ट होता है, जिसे हम ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो एक तो अपना हाइड्रोजन इकोनॉमी हो गया, उसके अलावा इलेक्ट्रिक बसेस होगी। इस तरीके से हम CO2 को यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हैं। तो CO2 कम होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होगा सर, यही मैं सोच पा रहा यस, CO2, SO2, यस, वाटर वेपर, अमोनिया। ओजोन लेयर क्या है? व्हाट इज ओजोन लेयर? हूँ सर। ओजोन लेयर अगर केमिकली बात की जाए तो ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो जो सन से जो यूवी रेज निकलते हैं ना, यूवी रेज भी अगेन तीन कैटेगरीज की होती है, UVA,
यूवी बी और यूवी सी। यूवी ए होती है अपनी 280 नैनो 320 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की। यूवी बी होती है अपनी 280 नैनोमीटर से 320 नैनोमीटर की। और यूवी सी जो होती है वो होती है 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर तक की। तो यूवी जो सी रेज होती हैं वो मेनली यहाँ पे, यूवी ए हमारा टैनिंग का काम करती है, यूवी बी बर्निंग का काम करती है, और यूवी सी तो कंप्लीटली स्क्रैच कर देती है, स्किन कैंसर टाइप का यहाँ पे डिजीजेस डिजीजेस फैलाती है। तो हमारी जो ओजोन गैस है ये स्ट्रेटोस्फेयर, जो अर्थ का एक पार्ट है, स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर का एक लेवल है, उसमें प्रेजेंट होती है। वहां से यूवी बी और यूवी सी को कंप्लीटली रिटर्न कर देती है, और यूवी ए को सिर्फ अलाउ करती है अर्थ सरफेस पे। तो ये सर, ये ओजोन लेयर का यहाँ पे फंक्शन है। ये हमें जो स्ट्रॉन्ग यूवी रेज होती है उनके उनसे प्रोटेक्ट करती है। यस, ओजोन लेयर को डिस्टरबेंस बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड, इसके यस क्या सर, पर्पस ओजोन है? लेयर, इस ओजोन लेयर पे जो मेनली यहाँ पे जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है मेनली, वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे एसीज का यूज करते हैं या रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे सीएफसीज रिलीज होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनको, इनकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर क्या होती है, लगातार डिप्लीट होती है। एक्चुअल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं, बहुत रेडिली यहाँ पे रेडिकल क्रिएट करने का काम करते हैं, और वो रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसे नेसेंट ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन O3 मॉलिक्यूल यहाँ पे रेडिली क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है आपके ऑक्सीजन O में प्लस O2 में। तो कुल मिला के ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो रही है और नेसेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो यहाँ पे यस सर, तो सीएफसीज इसका मेजर रीजन है। सीएफसीज इसका मेजर रीजन यस, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन लेयर। ये प्रेजेंटली चार यही चल रहा है। Yes, environment, which day celebrate in Environmental Day and World Health सर Day? 5 जून। सर 5 जून। थीम क्या है एनवायरमेंटल डे की? तो थीम नहीं पता सर। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। थीम एंड मोटो इज सेम। स्लोगन इज सेव द अर्थ, आवर प्लेनेट, आवर एनवायरमेंट रिस्पांसिबिलिटी। ओके, सेव द अर्थ। और सर वो क्या था, थीम की थी, क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओके वर्ल्ड अर्थ डे कौन सी डे सेलिब्रेट किया जाता है? सर, आई थिंक 22 अप्रैल को। यस, थीम क्या है? थीम का कोई आइडिया नहीं। थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। प्री इन्वेस्टिंग और प्लेनेट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, वो डे 22 मई तो को सेलिब्रेट किया जाता है। यस सर। तो थीम क्या है? तो थीम नहीं पता अभी, मैंने खाली डेज वगैरह इस तरीके से याद यस थी। यस, बता देता हूँ मैं। थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। इसको पढ़ लेना बिल्डिंग है। थोड़ा। ओके सर। नेक्स्ट, ग्लोबल ग्रीन ग्लोबल प्रोग्राम क्या है? व्हाट इज ग्रीन ग्लोबल प्रोग्राम? सर ग्रीन ग्लोबल प्रोग्राम, सर मैंने इसके बारे में सुना नहीं है। योगा डे देखते हैं हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, योगा डे बहुत सेलिब्रेट रहता है। योगा डे क्या है, इसकी यस कुछ सर। हिस्ट्री है? सर योगा डे मेनली हर साल 21 जून को मनाया जाता है।
और इसका उत्तराखंड का ही एक शहर है ऋषिकेश, जिसे योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो वहीं पे इसका सबसे बड़ा जो प्रोग्राम होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है 21 तारीख को। यस। कब से स्टार्ट हुआ था, कुछ आइडिया है? और सर आई थिंक 2020 या इसी बीच से स्टार्ट हुआ था, और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी स्टार्टिंग की थी सर। इसको 21st डे को घोषित किया था वर्ल्ड योगा डे के। यस, 25 से हुआ था। 2015 से स्टार्ट हुआ था हरियाणा से फर्स्ट। ओके। ओके सर, 2015। योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। यस सर, वसुधैव कुटुंबकम। यस। कोप के बारे में आइडिया है आपको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? नो सर। तो आप ये पढ़ लेना थोड़ा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्टार्ट हुई थी रियो डी जेनेरियो 1992। कोप 26, 27, 28। अभी 28 होने वाला है। 30 नवंबर से स्टार्ट होगा, 12 दिसंबर तक चलेगा ये। सर इसका डाटा आपके ऐप पे भी पड़ा होगा कुछ? हाँ, सब है उस पे। दो ठीक पीडीएफ हो है। गया। 2 पीडीएफ है, उनमें सब कुछ है। और आप सब ओके। कुछ है उसमें। मान 2 पीडीएफ, एक 70 पेज की, एक 86 की। तो 70 वाले में ओके। जैसा है रिटन, उसमें रिटन है और उसमें प्रिंटेड है। ओके। जो जितने सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सब कुछ उसमें है। सारी चीज अवेलेबल है। ओके। ये सब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। सीपीसीबी के बारे में। व्हाट इज सीपीसीबी? सर सीपीसीबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1974 में स्थापित की गई थी, अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत। और बाद में इसमें पावर एयर एक्ट के थ्रू भी इन्फोर्स की गई थी। और बाद में उसके बाद इसे कुछ पावर इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 के तहत भी प्रोवाइड की गई थी। ये एक डिपार्टमेंट, ये एक सीपीसीबी जो है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम करती है। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो आईएएस, सर नाम मैं थोड़ा भूल गया हूँ, आईएएस। तन्मय कुमार। हाँ सर, आईएएस तन्मय कुमार है। यस। विच एक्ट अंडर ऑफ सीपीसीबी? सर विच एक्ट अंडर ऑफ सीपीसीबी? सर वाटर एक्ट 1974। वाटर एक्ट नहीं, सीपीसीबी विच किस एक्ट के अंतर्गत आता है? सीपीसीबी बना था 1974, बना था ना? यस सर, वाटर एक्ट के तहत बना था। यस, 1974 ना? यस सर, 1974। अच्छा, ईयर ईयर 1974। यस। सीपीसीबी स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमस। व्हाट द डिफरेंस ऑफ दीज वन? सर सर सीपीसीबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सर बॉडीज मेनली यहाँ पे, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करूँ तो इनका जिक्र होता है संविधान के लेखों में। लेकिन अगर किसी बॉडी को बिल पास करके बनाया जाए पहले संसद वगैरह में, तो उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। जैसे कि सीपीसीबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, बीआईएस एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इस तरीके से बहुत सारी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिन्हें बाद में जरूरत के हिसाब से यहाँ पे बिल पास किया गया पहले, या कोई लॉ पास किया गया संसद में, उसके बाद इनका गठन हुआ। यस। ड्रॉबैक क्या है सीपीसीबी का? व्हाट द ड्रॉबैक ऑफ सीपीसीबी? सर ड्रॉबैक एज सच सीपीसीबी का मुझे कुछ दिखाई नहीं देता सर। ये चेक करना आप थोड़ा। ओके Actually, why will you become a scientist be in CPCB? Explain. सर, सीपीसीबी में जो मेनली जो काम होता है वो वाटर और एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल और प्रिवेंशन पे होता है। तो अगर देखा जाए तो वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन में जो मेनली पॉल्यूटेंट्स होते हैं
उनकी यहाँ पे डिटेक्शन में जो काम आता है ना, वो एक केमिस्ट का काम आ सकता है, क्योंकि उनकी एनालिसिस के लिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज का जो बंदा उनकी डिटेक्शन और वहाँ पे उनकी एस्टिमेशन कर रहा है, उसे एनालिटिकल टूल्स का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में टेक्निक्स का, जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया, यहाँ पे एनएमआर टेक्निक होगी, आईआर टेक्निक होगी, तो इन सारी टेक्निक्स का बहुत अच्छे से यूज किया है। तो मैं अपने आप को एक सुटेबल कैंडिडेट समझता हूँ कि मैं सीपीसीबी में इन चीजों का अच्छे से यूज कर सकता हूँ, और एक अच्छे कैंडिडेट की तरह, एक अच्छे मतलब फ्रूटफुल कैंडिडेट की तरह यहाँ पे सामने आ सकता हूँ, जो काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है फ्यूचर में बोर्ड के लिए। यस, गुड। Yes, as a scientist, yes, suppose you will be selected in CPC, scientist B. Yes, यस तो साइंटिस्ट ऐसे आप 10 आइडिया बताइए जो आप सीपीसीबी को ग्रोइंग के लेवल पे ले जा सकते हैं। सर, सीपीसीबी को ग्रोइंग के लेवल पे, एक तो सर पहले मैं यहाँ पे मैं काफी बढ़िया तरीके से चीजों को एनालाइज करता हूँ। एक साइंटिस्ट का काम होता है चीजों को सबसे पहले एनालाइज करना, फिर उन्हें प्लान करना, और फिर उन्हें उन चीजों पे खरा उतरना, उनको आगे इम्प्लीमेंट करना। तो सर मैं इन तीनों चीजों में काफी बेहतरीन हूँ, और मैं इनको पूरी अपनी हार्ड वर्क से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो 3 रीजन तो मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज है कि मैं ये मेरी क्वालिटीज सीपीसीबी के लिए फ्रूटफुल हो सकती है। उसके अलावा सर अगर मैं साइंटिस्ट मतलब अगर मैं साइंटिफिक कम्युनिटी से थोड़ा सा हट के बात करूँ, तो सर मैं काफी बढ़िया तरीके से एक टीम के साथ काम करने का मतलब टीम वर्क में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कोलेबोरेटिव काम हमेशा काफी इफेक्टिव होते हैं। अगर कोई इंसान अकेले काम करे तो वहां पे मैं सर मेजरली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और अगर उसके अलावा देखा जाए तो सर जैसे कि मैं यहाँ पे कई रोल्स में काम कर सकता हूँ। एक तो जैसे साइंटिस्ट की आप यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो साइंटिस्ट की पोजीशन पे मैं काम कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर देखा जाए तो पार्शियली अगर कहीं पे मैनेजमेंट वगैरह या कहीं पे फील्ड वर्क की जरूरत पड़ती है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यस, गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज why they will be you selected in CPCB scientist B? सर इसका आंसर सर मेरे प्रीवियस 2 क्वेश्चन में ही छुपा था। मैंने बोला था कि मैं चीजों को काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। एक तो सर ये रीजन था। उसके अलावा जो मैंने अपने बीएससी और एमएससी में टूल्स सीखे हुए हैं, और मैंने अपनी एमएससी जो है आईआईटी बॉम्बे से की हुई है, और बीएससी मैंने अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, जहाँ पे इस टाइप की टेक्निक्स का बहुत बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। मैंने अपने एमएससी प्रोजेक्ट में आईआर, एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया हुआ है। और अगेन मैंने जब सीपीसीबी के पोर्टल पे चेक किया तो वहां पे इसके अलावा वहाँ पे कई सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट भी वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में यूज किए जाते हैं। तो वहां पे मैं एक प्लस पॉइंट की तरह यहाँ पे सामने आ सकता हूँ। तो मुझे इसलिए लगता है कि मैं बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले यहाँ पे एक बढ़िया चॉइस रहूंगा सीपीसीबी के लिए। Yes, good. Yes, what air pollutant are monitored by CPCB? सर सर व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स? ओके Yes. सर, मेनली पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10। उसके अलावा यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड सर ये उसके अलावा जो मीथेन वगैरह जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं, जैसे कि सल्फेट वगैरह, ये सब भी यहाँ पे मेजर किए जाते हैं। लेकिन जो मेन यहाँ पे पॉल्यूटेंट है, ये यही 6 पॉल्यूटेंट है। जैसे कि यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर हो गया, तो उसके अलावा ये 4 गैसेस, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। Yes, greenhouse gases. Yes. ये जिसके चेयरमैन है तन्मय कुमार आईएएस, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? व्हाट द हिस्ट्री ऑफ द? सर ना सर, कोई ऐसा सच आइडिया नहीं। ये सब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना आप। ओके सर। एनजीटी के बारे में कुछ पढ़ा आपने? सर एनजीटी
सर ज्यादा कुछ नहीं देखा अभी, क्योंकि मैं इन्वायरमेंटल लॉ कर ही रहा था, लेकिन इतना आइडिया मुझे कि एनजीटी जो है, नेशनल ट्रिब्यूनल, एनजीटी, सर नेशनल ग्रीन याद नहीं आ रहा। नेशनल ग्रीन हाँ सर, ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हाँ सर, ये 2010 में स्टार्ट हुआ था, और इसके भी जो मेन एम थे कुछ सर याद नहीं आ रहा, अभी बाद में ही डिस्कस करूंगा। यस यस, बाद में सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए किया गया है, वो भी एनवायरनमेंट के लिए ही है। इसके यस सर, चेयरमैन है वो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है, ठीक है ना। ओके। व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? सर इसके बारे में भी नहीं पढ़ा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसको देख लेना। नेक्स्ट, सपोज यू विल बी सिलेक्टेड इन साइंटिस्ट बी in CPCB. यस सर। How do you see yourself after 10 years? सर 10 ईयर्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एज सच कोई ग्रोथ, मतलब ग्रोथ तो ईयर वाइज ही होती है, एज सच यहाँ पे कोई ग्रोथ होती नहीं है, लेकिन 10 ईयर्स के बाद जैसे कि साइंटिस्ट डी या ई पे मे बी मैं होऊंगा, लेकिन मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा, मैं एज अ साइंटिस्ट डी और ई नहीं जाना चाहूंगा, मैं अपने काम की वजह से जाना चाहूंगा। दिस वर्क इज डन बाय हिमांशु, तो इस पे लोग भरोसा करेंगे सर। Yes, good. इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन करना आप, थोड़ा कोशिश करना और एक्सप्लेन करने की, है ना। ओके। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में कुछ चीजें यूज की जाती हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? यस सर। सर नेशनल पार्क मेनली एक पर्टिकुलर, सर डिफरेंस मेनली ये एक मतलब जो बायोस्फीयर वगैरह होता है वो लार्जर एरिया के होते हैं, और नेशनल पार्क एक छोटे एरिया में होते हैं। मुझे ज्यादा कुछ इसकी नॉलेज नहीं है। यस, आप इसको देखना, ठीक है ना, यस। क्योंकि जरूरी है, मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ना इसी का ही है। नेक्स्ट है, जैसे आप यू विल बी सिलेक्टेड इन साइंटिस्ट बी इन CPCB, तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस विल यू फेस ड्यूरिंग साइंटिस्ट लाइफ? तो हाउ विल यू मैनेज देम एज ए साइंटिस्ट? सर साइंटिस्ट लाइफ में जो मेन मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने एमएससी के टाइम पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ है लैब वगैरह में, तो वहां पे जो चैलेंजेस सामने आता है, एक तो वहां पे जो केमिकल सब्सटेंस को बाई करने का जो चैलेंज सामने आता है, क्योंकि फंडिंग की कमी रहती है लैब्स में। तो एक तो सर प्रॉब्लम ये रहती है कि फंड्स की कमी रहती है साइंटिस्ट के पास। तो उसको ओवरकम करने का एक तरीका यह है कि हम कोलेबोरेटिव वे में काम करें, कि हम थोड़ा सामान क्या कर सकते हैं, बगल मतलब कोई साइड वाली लैब से कोलेबोरेट कर सकते हैं, तो वहां से सामान उठा ले, कुछ सामान हमारी लैब का सामान वो यूज कर ले। तो इस तरीके से फंड्स, कम फंड्स में ज्यादा काम किया जा सकता है। तो सर एक तरीका यह है। उसके अलावा कई बार क्या होते हैं, रिजल्ट हमारे सामने नहीं आते हैं। हम मेहनत बहुत करते हैं, उसका रिजल्ट कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंट निगेटिव हो जाते हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि एक्सपेरिमेंट्स को सही तरीके से किया जाए, जिससे कि निगेटिव रिजल्ट्स कम से कम आए। यस, ये नेक्स्ट इज what are the qualities that an environment scientist या CPCB scientist need to be successful? How to change our society? What is the idea, method, procedure from your side? सर आइडिया, सर एक बार मतलब मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया। What are the qualities that an environment specialist या CPCB scientist need to be successful? ओके सर। How सर to एक तो change? हम क्या कर सकते Yes. Next point. हैं, How एक तो to change our society as a scientist? Yeah. What are the idea ओके and method procedure from your side as a scientist? सर। सर एक तो हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, मतलब इन सोसाइटीज में साइंटिस्ट के प्रति एक रिस्पेक्टेड पोस्ट की तरह देखा जाता है साइंटिस्ट को। तो साइंटिस्ट अगर कोई यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है सर। तो वहां पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलवा सकते हैं किसी साइंटिस्ट के थ्रू, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके थ्रू हम थोड़ा सा यहाँ पे लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे ये
मुझे ये चीज दिखती है। उसके अलावा अगर देखें तो एज अ साइंटिस्ट अगर मैं बात करूँ तो जैसे काफी बढ़िया तरीके से हम जनता के सामने चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी अगर हम डायरेक्ट लोगों को बताएं यहाँ पे कि यहाँ पे एयर क्वालिटी घटिया है ये वो करके, तो हम उतने बढ़िया तरीके से नहीं बता सकते थे। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या किया गया, एक इंडेक्स बना, एक स्केल बनाया 0 से 500 तक का, और उसमें बता दिया अगर आप अगर इस रीजन में लाई कर रहे हैं 0 से 50 के बीच में, तो आप एक काफी बढ़िया एयर में, एक्सेलेंट एयर में रह रहे हैं। लेकिन अगर वहीं आप 300 से 500 के बीच में हैं, तो आप सेवियर एयर कंडीशन में रह रहे हैं। वहां पे मतलब काफी ज्यादा खतरा है अस्थमा होने का, इस तरह की जो रेस्पिरेटरी डिसीज है। और इन बिटवीन यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बताए बनाए हुए हैं, जैसे कि गुड इन्वायरमेंट, सेटिस्फैक्ट्री, उसके बाद बैड, उसके बाद वेरी बैड, उसके बाद सीवियर कंडीशन। तो इस तरीके से हमें बहुत इजीली पता लग सकता है। तो इस तरीके के यहाँ पे और हम क्या बना सकते हैं, स्केल्स बना सकते हैं, जिससे जनता को बहुत आसानी से पता लगे कि वो किस तरीके के इन्वायरमेंट पे यहाँ रह रहे हैं, या किस तरीके का वो पानी पी रहे हैं। तो इस तरीके के सर यहाँ पे वेरियस स्टेप्स उठाए जा सकते हैं साइंटिस्ट के थ्रू। यस, गुड। What are the government running schemes to reduce pollution and environment? सर गवर्नमेंट स्कीम, सर एक तो मुझे नमामि गंगे स्कीम का पता है, जो 2015 में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें गंगा को, मतलब गंगा को क्लीन करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया। उसके अलावा सर उसके अलावा मैं ऐसा सच कोई अभी प्रोग्राम याद नहीं कर पा रहा। एनसीएपी है, एनसीएपी नेशनल ग्रीन एयर पॉल्यूशन प्रोग्राम। यस। हाँ गंगे, गंगा प्राणायाम। यस, MWR। इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यस चीज है, सर। इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन के ओके। लिए सभी गवर्नमेंट स्कीम है, वो देख लेना आप। ओके। व्हाट आर क्लीन एंड ग्रीन इंडिया? क्लीन एंड ग्रीन इंडिया सर ऐसा कोई स्कीम है तो मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं नहीं, स्कीम नहीं, ये है क्या? क्लीन एंड ग्रीन इंडिया क्या है? क्लीन और ग्रीन का मतलब आप एक्सप्लेन है कीजिए। सर। क्लीन और ग्रीन से मैं यहाँ पे कई सारे इसके अर्थ निकाल सकता हूँ। एक तो हम अगर क्लीन इंडिया की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे सिर्फ अभी तक हम रिवर्स की बात कर रहे थे, लेकिन रिवर्स के अलावा अगर हम जैसे समंदर के किनारे देखें, सोर्स देखें, तो वहां पे भी हमारा बहुत ज्यादा वेस्ट इकट्ठा होता है। तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। और इस क्लीनिंग की वजह से यहाँ पे कई सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि वल्चर्स होते हैं। वल्चर्स क्या करते हैं, जो समंदर के किनारे की गंदगी होती है, जो मेनली यहाँ पे डेड यहाँ पे एनिमल्स होते हैं, उनको यहाँ पे बहुत तेजी से खा जाते हैं, जिससे रेबीज वगैरह का जो खतरा होता है वो कम होता है। लेकिन समंदर के किनारे गंदगी इतनी ज्यादा, मतलब प्लास्टिक वेस्ट इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी बढ़ गई है, जिसकी वजह से वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हो रही है वहां पे। और वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो वहां पे रेबीज का खतरा बहुत बढ़ रहा है। तो सर इसको मैं क्लीन इंडिया से यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर हमारे सोर्स क्लीन होंगे तो वहाँ पे वल्चर्स ज्यादा होंगे, तो वहाँ पे जो डेड एनिमल्स होंगे उनकी बॉडीज को वल्चर्स बहुत तेजी से यहाँ पे मतलब क्लीन कर देंगे, तो रेबिस का खतरा कम हो जाएगा। तो एक तो ये मैं क्लीन इंडिया से यहाँ पे समझ पा रहा हूँ। उसके अलावा जैसे दिल्ली वगैरह में है, तो यहाँ पे क्लीन इंडिया से हम समझ सकते हैं कि कम से कम जो यहाँ पे कूड़ा कचरा फेंका रहता है उनको हम एक जगह पे डिस्पोजल बनाए उसका और वहां पे फेंकें। और इसके लिए जो इंडिया है, मतलब गवर्नमेंट है, उसने कई सारी जगहों पे दो टाइप के डस्टबिन लगाए हुए हैं। एक है यहाँ पे जो डिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको आप डिग्रेडेबल वाले डस्टबिन में डालो, और जो आपके नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैसे सॉलिड आपका प्लास्टिक हो गया, ये सब आप उस डस्टबिन में फेंको। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन इंडिया को उससे यहाँ पे समझ पा रहा हूँ। ग्रीन इंडिया को मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे मेनली जो डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इजाद हुई है।
जैसे कि सॉइल इरोजन हो गया, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो गया, उसके अलावा बहुत सारे जो एनिमल्स वगैरह एक्सटिंक्ट हो गए। तो हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें तो उससे यहाँ पे क्या हो सकता है कि बहुत सारे जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है यहाँ पे, उसको हम थोड़ा यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा सॉइल इरोजन का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भूस्खलन वगैरह, लैंडस्लाइड वगैरह जो हो रही है हिमाचल के रीजन में, उत्तराखंड के रीजन में, वो भी यहाँ पे कम होगी। जो नेचुरल क्लाइमेटीज हो रही है वो कम होंगी सर। तो ये चीज, इसको मैं थोड़ा ग्रीन इंडिया से कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें, उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो कम हो। Yes, yes, good way, your answer. Yes, what is the slogan in India? Is green, clean slogans. जैसे स्वच्छ भारत अभियान है। तो स्लोगन मुझे, स्वच्छ भारत अभियान ग्रीन इंडिया के लिए ही है, मेन फेमस। ओके सर, स्वच्छ भारत अभियान। What the biggest threat to earth and environment? सो व्हाट आर द बिगेस्ट थ्री Threat. थ्रेड्स? Yes. ओके Yes. सर, बिगेस्ट थ्रेड इन इन्वायरमेंट सर, एक जो थ्रेड है वो तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का ही थ्रेड है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, लेकिन वो पॉल्यूशन यहाँ पे एक तो क्या है कि डायरेक्ट पॉल्यूशन जो दिखता है, जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह में जो पॉल्यूशन हो रहा है वो है। एक इनडायरेक्ट पॉल्यूशन है, जैसे कि हम घर वगैरह में क्या करते हैं, अगरबत्ती वगैरह का यूज कर लेते हैं। तो ये एक्चुअल में पॉल्यूशन कॉज करता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन ऐसी अगरबत्तियां क्या होती है, लाखों घरों में जलती है, जिससे जो अगेन एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्या है, कॉज है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। तो सर मैं इसे भी एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का कॉज मानता हूँ। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारी बहुत सारी यहाँ पे जो मेनली क्या स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो रही है। और एक स्पीसीज क्या होती है दूसरी स्पीसीज से यहाँ पे इंटरलिंक होती है, जिससे हमारा इकोसिस्टम बनता है। तो यहाँ पे अगर कोई स्पीसीज यहाँ पे खत्म हो रही है तो उसकी वजह से यहाँ पे बाकी स्पीसीज पे भी अफेक्ट पड़ रहा है। जिसका एक अगर मैं एग्जांपल दूं, एक मैं सर एक एग्जांपल 1966 का देता हूँ, या एक ग्रीन येलो येलो स्टोन पार्क था यूएसए में। वहां पे क्या थे, भेड़िए ज्यादा होते थे, वुल्फ वगैरह। तो वहां के लोगों ने क्या किया, वुल्फ को वहां से हटा दिया, मतलब उनका शिकार वगैरह करके उनको हटा दिया। तो वुल्फ जब वहां से हट गए तो वहां पे जो डियर वगैरह थे, जिनको मेनली वुल्फ वगैरह खाया करते थे, उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से राइज कर गई। और उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से राइज की तो उन्होंने वहां की सारी घास वगैरह, जितनी भी क्रॉप्स वगैरह थी और जितनी भी ग्रास थी, वो सब खा ली। और बाद में हालत मतलब कंडीशन इस लेवल तक आ गई थी कि वो जो लास्ट में बची हुई जो जड़ें होती हैं उनको भी नोच के खा गया। अगर जड़ें नोच के खा गई तो वहां पे एयर का जो फ्लो था, जैसे हवा चल रही है वो अपने साथ साथ मिट्टी को उड़ा के ले जा रही है, और मिट्टी के साथ साथ जो वहां पे सीड्स गिरते थे उनको भी उड़ा के ले जाती है। तो धीरे धीरे वहां पे डेजर्ट बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पे एक जो स्पीसीज होती है दूसरी स्पीसीज से यहाँ पे इंटरलिंक होती है। तो यहाँ पे जो तीसरा थ्रेड मैं मानता हूँ ना, वो यहाँ पे ये जो अपनी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, हमें इन्हें गायब होने से सर बचाना है। तो इनका यहाँ पे इंडेंजर्ड होना ही एक बहुत बड़ा थ्रेड है हमारे लिए। हमें इनको किसी भी हालत में बचाना होगा, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, प्रोजेक्ट टाइगर। और इसी बीच युगांडा वगैरह से, मतलब साउथ अफ्रीका की कोई कंट्री थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, वहां से इंडिया ने लायन फैमिली, कैट फैमिली के ही यहाँ पे 8 एनिमल इंपोर्ट किए थे। Yes. Good. जैसे हम डिस्कस करते थे, जैसे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल इन योर डिस्ट्रिक्ट या उत्तराखंड, ये एनवायरनमेंट या हम्म। पॉल्यूशन? सर एक एक जो यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है वो तो मेनली रेनी सीजन में आता है। रेनी सीजन में क्या होता है कि रोडें बंद हो जाती हैं, और रोडें बंद होने का मेन रीजन है यहाँ पे भूस्खलन वगैरह, जो लैंडस्लाइड वगैरह होती है। रोड कई बार रोड कवर कर देता है, ऊपर का पहाड़ टूट के रोड पे आ गया तो रोड बंद हो जाती है। और कई बार क्या होता है, रोड ही भूस्खलन के साथ चले आती है तो वहां पे एक डिप बन जाता है। तो जो पहला यहाँ पे देखने को मिलता है वो ये रीजन है। और उस टाइम पे होता क्या है, वहां पे लाइट का कनेक्शन कट जाता है, लाइट वगैरह टूट जाती है। और उसके अलावा स्कूल वगैरह सारे बंद हो जाते हैं, तो कई दिनों तक स्कूल बंद रहते हैं। फिर अगर स्कूल कहीं पे खुले भी हैं तो कोई पर्टिकुलर रीजन की कनेक्टिविटी उससे ब्रेक होगी तो बच्चे वहां पे स्कूल नहीं आ पाते हैं। तो एक रीजन तो मैं ये मानता हूँ कि इन्वायरमेंटल चेंज होने के कारण
जो पहाड़ों पे लोग हैं वो यहाँ पे एक बड़ा ये मतलब एक हिसाब से साफ झेल रहे हैं इस चीज का। तो सर एक तो ये चीज देखने, उसके अलावा अगर देखा जाए, जो दूसरा रीजन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एक रीजन से दूसरे रीजन में माइग्रेट कर रहे हैं, और जिस रीजन से माइग्रेट कर रहे हैं वहां पे दोबारा लौट के नहीं आते हैं। इसी का एक एग्जांपल है हमारे रीजन में, कि हो क्या रहा है, वहां पे मंकीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मंकीज की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने की वजह से वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जिस टाइम पे, अब मान लीजिए अगर किसी टाइम पे किसी पेड़ में, किसी के गार्डन में फ्रूट्स हो रहे हैं, तो उनका पूरा गार्डन नष्ट करके चले जाएंगे। और मतलब जिस बंदे की आमदनी या आमदनी वगैरह गार्डन वगैरह गार्डनिंग वगैरह पे टिकी है, तो उनको सर उस टाइम पे बहुत नुकसान होता है। तो दूसरा प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल चेंज होने की वजह से यह आता है। और तीसरा जो रीजन है वो इसी से रिलेटेड है, इससे मतलब मंकीज वगैरह की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोगों ने अब कृषि वगैरह का जो काम है, जो एग्रीकल्चर का काम है, वो कम्प्लीटली छोड़ दिया था। उसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जो क्रॉप लैंड थे वो ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो गया, बंजर जमीन हो गई है। और बंजर जमीन होने की वजह से अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि डीप सॉरी सॉइल इरोजन का खतरा वहां पे बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, फॉरेस्ट फायर एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो सर ये चार कंडीशन मुझे अभी मतलब जो मेजर प्रॉब्लम है उनमें दिखाई देती है, गर्मियों में जो फॉरेस्ट फायर है, उसके अलावा सर्दियों में जो लैंडस्लाइड वगैरह है। यस, गुड। जैसे आप साइंटिस्ट बनते हैं, सपोज यू विल बी सिलेक्टेड इन हम्म। सीबीसीबी साइंटिस्ट भी, तो अपने एरिया के लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? जैसे इतनी आपने प्रॉब्लम बता दी, तो आप यस वहां सर। पे क्या कर सर सकते हैं वहाँ के लोगों के लिए? सर यस सर। सर फॉरेस्ट फायर से मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। सर फॉरेस्ट फायर का मेन रीजन ये है ना कि पहले उत्तराखंड का जो रीजन था वहां पे बांज के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज वहां पे चीड़ के पेड़ हो गए जिन्हें पाइन ट्री बोला जाता है। और पाइन ट्री मेन रीजन है यहाँ पे फॉरेस्ट फायर का। उसके अलावा पाइन ट्री क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है जमीन से, लेकिन वहां पे रेन को उतना फैसिलिटेट नहीं करता है। जमीन से तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन रेन को फैसिलिटेट नहीं करता है। तो जो मैं पहला यहाँ पे काम स्टार्ट करूंगा वो हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वहां पे बांज के पेड़ों का या देवदार के पेड़ों का वहां पे प्लांटेशन करें। तो सब पहला तो मैं ये काम करूंगा वहां पे। और धीरे धीरे जैसे फॉरेस्ट फायर का एक जो बहुत मतलब दुखद और काफी प्रॉब्लमेटिक वहां पे वो मतलब देखा जाता है, लोगों के घरों तक पेड़ पहुंच गए हैं आज के टाइम पे। क्योंकि पहले वहां पे क्या होता था ना, पेड़ों को काट के क्या किया जाता था, ईंधन की तरह से यूज कर लिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे अब गैसेस घर घर तक पहुंच गई हैं, तो उसकी वजह से पाइन ट्री की वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वो इतने नजदीक तक आ गए हैं घरों के कि जब फॉरेस्ट फायर होती है तो लोगों के घरों तक आग पहुंच जाती है। तो अभी कुछ साल पहले की बात है, हमारे गांव के जस्ट सामने वाली पहाड़ी पे एक गांव था, वहां पे दो औरतें जल गई थी फॉरेस्ट फायर की वजह से। तो सर मैं जो घरों के नजदीक तो पेड़ आ रहे हैं, हालांकि पेड़ों का मतलब डिफोरेस्टेशन एक खुद में एक टाइप का मतलब बोला जाए तो एब्सर्ड है, लेकिन लोगों के हित के लिए, लोगों को बचाने के लिए जो गांवों के नजदीक पेड़ आ गए हैं उनको वहां से किया जा सकता है पाइन ट्रीज को, और उनकी जगहों पे अगेन कोई फ्रूट के प्लांट या इस तरीके के प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो सर ये दो मैं फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए और फॉरेस्ट फायर को कम करने के लिए ये दो चीजें इम्प्लांट कर मतलब इम्प्लीमेंट करूंगा। और उसके अलावा भूस्खलन वगैरह का भी अगेन जो यहाँ पे देखा जा सकता है वो मतलब उनको कम करने के लिए एक तो जो अ, खेती वगैरह का काम है, खेती वगैरह के काम से भूस्खलन किस तरीके से कम होता है, ये चीज मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे वहाँ पे जो खेती होती है वो एक्चुअली सीढ़ीदार खेतों में होती है। और सीढ़ीदार खेतों में किया क्या जाता है ना, खेत का कोई रीजन है इस तरीके से, तो उसमें किनारे पे एक घास की पट्टी छोड़ दी जाती है और बाकी खेत इस तरीके से खोद दिया जाता है। और जब उस खेत में मतलब हल वगैरह चला दिया एक बार, प्लॉ चला दिया, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा पानी रिसाव होता है उसका जमीन के अंदर को, जिससे ग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल भी इंक्रीज होता है, और जो सॉइल इरोजन का यहाँ पे प्रॉब्लम है वो भी कम होता है। यस, गुड। और ये क्लाउड बर्स्टिंग होती है, इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? उत्तराखंड में यस सर। उसके क्या सर प्रॉब्लम? क्लाउड यस सर। सर क्लाउड बस्टिंग का मतलब है कि एक ही टाइम पे बहुत हैवी रेनफॉल हो जाना।
और रेनफॉल का जो मैकेनिज्म होता है, जनरली होता क्या है, गर्म हवाएं समंदर से चलती हैं प्लेन्स की ओर को, और प्लेन्स पे वो उनको सफिशियंट यहाँ पे हाइट नहीं मिल पाती जिससे वो पहाड़ों पे चढ़ना